सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं पूनम मैडम के क्लिनिक पर बैठी हुई थी जब दो औरतें दरवाजे पर आईं। एक औरत का पेट बाहर को निकला हुआ था। जाहिर है हमारे क्लिनिक में प्रेग्नेंट औरत ही आती थी। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ वह बूढ़ी औरत मेरे जानने वाली थी। मैंने उसे काफ़ी साल पहले से जानती थी। पहले भी उसके साथ काफ़ी साल बिताए थे। यह हमारे किराएदार हुआ करती थी। वह विधवा थी, अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से उसने बड़ा किया था। लेकिन आज वह एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वह लड़की बड़ी ही मॉडर्न लग रही थी। उसकी बेटी तो किसी तरह भी नहीं लग रही थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया था। फिर ये लोग मेरे पास आए। मुझसे वह लड़की ने बड़े ही खूसट भरे अंदाज में पूछा, दीदी तुम्हारे डॉक्टर कहाँ हैं? तुम तो शक्ल से ही दाई लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मैंने बड़े आराम से उसको जवाब दिया। कहा कि डॉक्टर अंदर हैं, अपने कमरे में ही हैं, किसी मरीज को चेक कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद आप उसके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात पर कोई भी ऐसा महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर पूनम ने नए मरीज के अंदर बुलाया तो उसके साथ यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये मॉडर्न सी लड़की उस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी, लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कह दी और बोली, दीदी ये मेरी नौकरानी है, उसको अपने पास ही रखो। मैं थोड़ी देर के बाद खुद बाहर आ जाऊंगी तो मैं घर चली जाऊंगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं पक्का यकीन से कह सकती थी कि ये उसकी सास थी। जाने के बाद मैंने मीना आंटी से पूछा, मीना आंटी क्या ये तुम्हारी बहू है या वाकई में तुम उसकी नौकरानी हो? मीना आंटी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरे मुझसे कहने लगी, कुसुम तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों के घर में नौकरी करूंगी? मैं तो एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ, बस गरीबी ने हालत की चक्की में पीसने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं कभी भी इस तरह कहलाने के लायक नहीं थी। और ये लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं? मॉडर्न इतनी है कि उसे मैं गंवार और जाहिल लगती हूँ। ये मेरी पहचान अपने किसी बंदे से या किसी जानने वाले से भी नहीं करवाती। उसको लगता है कि मैं अजीब सी अनपढ़ गंवार हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और अपने आबरू का भी तो ख्याल रखना होता है। मैं अब उस उम्र में नहीं हूँ कि ऐसे आधे नंगे कपड़े पहन सकूं, ना ही मुझे अंग्रेजी आती है। और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों से यही कहती है कि ये मेरी काम वाली है और नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है कुसुम, मैं लेकिन क्या करूं? अपने बेटे की खुशी के लिए चुप हूं। अगर मुझे अपने बेटे की परवाह न होता तो यकीन मानो मैं उस औरत को एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह पर होती है, लेकिन ये लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। उस लड़की की नज़रों में दुनिया का घटिया तरीन औरत हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान होने से कोई समस्या हल नहीं होता। तुम उसको धीरे धीरे समझाओगी तो बड़ों की इज्जत करनी सीख जाएगी। मैं क्या समझाऊंगी जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी वह सब खराब ही जाएगा। जैसा सोचती है, जैसा रहती है, अच्छा है। मेरे कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर आई तो उसके तेवर अजीब से थे। चलो जल्दी से चलो, अभी घर में खाना भी पकाना है। तुम तो जहाँ बैठती हो गप्पे मारने लग जाती हो। उसने अपनी सास को बहुत झाड़ा, बदतमीजी से बात की थी। मेरा तो अपनी सहेली से यूं जलील और रुसवा होता देखकर बहुत दुख हुआ था। मैं उसकी बहू से कहा, बेटा जरा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा मैं शायद किसी डॉक्टर के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई मैंने उसे नमस्ते किया और कहा, मैं उस औरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये हमारे साथ किराए के तौर पर रहा करती थी। अब तो हम लोग नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं उसके सारे हालात से वाकिफ हूँ। उसकी जवानी मेरे साथ ही बीती है। बेटी, मुझे पता है कि उसने अपने बेटे को कितनी ज़्यादा मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया है। माँ जब अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे। पर तुम अपनी सास को नौकरानी कह रही हो बेटी, बहुत बुरी बात है।
अगर तुम्हें सास की बद्दुआ लग गई, ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना ही दुनिया की और ना ही परमात्मा की। अच्छा होगा कि तुम अपने सास से माफ़ी मांग लो। ऐसा रवैया रखोगे तो उसका दिल दुख जाएगा। ये एक बेचारी और विधवा औरत है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह लड़की उससे आग बबूला हो गई। दीदी, तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुमने आने वाले मरीजों के साथ ऐसे ही जाति मामला पर बातें करनी होती है, तो तुम उनके घर चली जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं यहाँ पर पैसा देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। मैं तो हैरान थी, मीना आंटी की बहू कितनी बदतमीज और मुंहफट औरत थी। मीना आंटी के आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सोचा कि जब मैं उसके घर जाऊंगी तो पूरी बारीकी से बात कर लूंगी। खुशकिस्मती से उसी शाम जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि मीना आंटी भी वहां वॉक करने के लिए निकली हुई थीं। उनके हाथ में टमाटर और प्याज भी थे। उसे देखकर मैं उसकी तरफ गई तो वह भी मेरी तरफ पलटी। कहने लगी, मैं तो उसी कॉलोनी में रहती हूँ। मैंने कहा, मेरा घर भी यहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। वह बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी। जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में आ जाएगा तब मिठाई लेकर आऊँगी। वह कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों ही इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मेरी बहू के आखिरी दिन ही चल रहे हैं। लेकिन ये सब डॉक्टरों की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दवाई वगैरह पर भरोसा नहीं है। वरना यकीन मानो, जितना मुझे तुम पर यकीन है उतना किसी डॉक्टर पर भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। डॉक्टर पूनम बहुत ज़्यादा ही पढ़ी लिखी थी। उसका एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह अक्सर मरीजों को बिना वजह दवाई लिखा करती थी। मुझे ये बात पसंद नहीं आती थी। खैर, आजकल के लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ज़्यादा और दवाई पर कम होता है। इसलिए मैंने मीना आंटी से यही कहा कि तुम अपनी बहू को डॉक्टर पूनम के पास लेकर आना, क्योंकि वह उसे अपना डिलीवरी पर्ची भी बनवा चुके थे। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि मीना आंटी अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। क्या हुआ मीना आंटी, मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी टाइम आ गया है। भगवान के लिए जल्दी घर चलो और मेरे बहू को अस्पताल लेकर जाओ। मेरा बेटा दफ्तर चला गया है। हमें नहीं पता था कि ये टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए मुझे उसके बारे में एक भी बात पता नहीं है। तुम भगवान के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना वह बेचारी मर जाएगी। दर्द से बहुत करा रही है। मैं उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे उस लड़की का सलूक भी याद नहीं था। याद होता तो भी ऐसे टाइम पे कभी भी उसके साथ कोई परहेज ना रखती थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली के घर पहुंची, मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बिठवाया और हम लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मीना आंटी की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर पूनम के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। जबकि मेरे ख्याल में ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में ही किया जाना चाहिए। फिलहाल मीना आंटी की बहू की ख्वाहिश पर हमने उसे क्लिनिक पर लेकर गए। डॉक्टर पूनम क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने लड़की को दर्द की दवा दे दी, जिससे खाकर उसे थोड़ा होश आया। अब बातचीत करने के काबिल हुई थी। लड़की ने जल्दी से अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। अपनी माँ को बार बार फ़ोन कर रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने फ़ोन उठाया, मीना आंटी की बहू अपनी माँ पर भी ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, मम्मी आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ। जल्दी डॉक्टर पूनम के क्लिनिक में आ जाओ, मेरा टाइम आ गया है। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर पूनम ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। करीब करीब 10 मिनट ही बीते थे कि बाहर गाड़ी में हॉर्न दिया। डॉक्टर पूनम के अस्पताल के बाहर उस लड़की की माँ आ चुकी थी। मैं उससे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वह तो बड़ी ठाठ बाट बनकर आई थी और बड़ी ही मॉडल औरत लग रही थी। उसकी माँ, जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी, यानी उसने खुद को इतना बना संवार कर रखा था कि बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह झटकती मटकती अंदर आई, अपनी बेटी के कमरे में जल्दी से चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को बड़ी खूसट भरी नज़रों से देखती हुई बोली,
आप बाहर ही रुकिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। सास को बाहर छोड़कर अंदर चली गई। मैंने पीछे पीछे मीना आंटी से पूछा कि तुमने कैसी बहू लाई हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे बेटे ने पसंद की शादी की है। ये लड़की उसने अपने ऑफिस से पसंद की है। लड़की की उम्र भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन वह अमीर मॉडल थी। मेरा बेटा कहता है कि उसने मेरी मोहब्बत में अपना इतनी ठाठ बाट वाली जिंदगी छोड़ा है, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसने इस बात की हरगिज परवाह नहीं है कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। पूरी दुनिया ही छोड़ दी। मेरा तो दिल करता है तो सुन के अब मैं सचमुच अपने भगवान के पास चली जाऊं। मेरा दिल दुखा हुआ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हर रात मैं अपने पति को याद करके रोती रहती हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो मैं अपने बेटे की मोहताज ना होती। मेरा दिल बुरी तरह जख्मी हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना नालायक और माँ बाप की बदतमीजी करने वाला निकलेगा। मीना आंटी की आंखों में आंसू देखकर मैं भी गुमसुम सी होकर रह गई थी। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए, उसे बद्दुआ और बदकिस्मत और बेगैरत और बेहया कौन हो सकता है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वह फिर भी परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी कि उस सब से कुछ नहीं होगा। अब जो मेरे नसीब में लिखा था वह तो हो गया। सारी जिंदगी इसी तरह बिता दूंगी। पता नहीं कब यही अफसोस करते करते इस दुनिया से चली जाऊंगी। कोई बात तो नहीं, मेरा भगवान मेरा मालिक है। आगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। इतने दुख मैंने इसी दुनिया में सह लिया है। यकीनन मुझे इस बात का जरा भी परवाह नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। डॉक्टर पूनम मरीज का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था, जबकि लड़की की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर आई और टहलने लगी। आते ही उसने अपनी बेटी के सास से बड़े रूठे वाले अंदाज में कहा, भगवान से प्रार्थना करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होगा। मेरी तो प्रार्थना यही है उसको। मीना आंटी ने बड़ी दुखी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर के बाद वे औरत बड़ी ही बेचैनी से ऑपरेशन रूम से अंदर दोबारा चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। जबकि डॉक्टर पूनम जब बाहर आई तो उसका चेहरा भी चुप और स्टॉप था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। माँ और बेटी दोनों के चेहरे से हवाइयां गुम थे। जो देखने वाले थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वह कहाँ गया। मैं इंतजार करने के खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने सास को अंदर आने से रोक दिया। कहने लगी, आप बाहर ही रुकें। मैं सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि अभी पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी नहीं था। डॉक्टर पूनम ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ चुप सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह भी उतरा हुआ था। क्या हुआ, क्या हुआ भगवान, बच्चा तो ठीक है ना। मेरे पूछते ही वह औरत मुझ पर बरस पड़ी। तुम यहाँ सफाई करने आई थी? लगता है कि तुम मीना के लिए इस कमरे में टटोलने आई होगी। यहाँ क्या हुआ है? हाँ, मैं टटोलने नहीं आई हूँ, मेरा तो ये रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको ये बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। मीना आंटी तो उनके आगे मजबूर होगी, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने आकर मीना आंटी से कहा कि वह लोग बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता देंगे। अरे मुझे कहाँ बताएंगे, मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास तो उसे बात करने का भी कोई रास्ता नहीं है। और देखो, उसकी पत्नी ने भी उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया है, जबकि पति का इस टाइम पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। रुको, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। तुम मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उसे पूछो। मैं फिर कमरे में चली गई थी ढीठ बनकर, क्योंकि मुझे मीना आंटी का बहुत ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज्यादा मुझे मीना आंटी की परवाह थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा लड़की ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो। लेकिन मैंने जब बात की तो उसने जल्दी से अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है दाई, बार बार तुम इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने उस कमरे का किराया भी दिया हुआ है। तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे मीना आंटी ने भेजा है। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम उसकी चमची हो।
क्या कहने के लिए भेजा है? उस बुढ़िया को आराम नहीं आता? ये लड़की भी बाज नहीं आएगी। मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए। वह मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। वह लड़की फट-फट बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे बुलाना होगा, मैं खुद फ़ोन करके बुला लूँगी। तुम्हें बार-बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, क्यों परेशान हो? तुम्हें तो बताओ। हम यहाँ तुम्हारी समस्या हल करने के लिए ही खड़े हैं। उसने कहा, मुझे तुम्हारी किसी मदद या नसीहत की ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं बहुत हैरान थी कि कितनी बदतमीज़ और बेहया औरत थी, जिसको बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए ही खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और आकर मीना आंटी को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए थे। पता नहीं उसे क्या परेशानी है कि खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वो यहाँ से चली जाएगी। तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा। तो फिर बाकी का मामला देख लेना। चलो सही, ये मुझे तो वैसे भी ये कुछ नहीं समझती। भगवान करे मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफें बांट ले कि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर मीना आंटी तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि आखिर उस लड़की ने, ये लड़का, कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो, ऐसा कौन सी समस्या थी कि वह उसे हमसे भी छुपा रही थी। कम से कम उसे अपनी सास और अपनी डॉक्टर को तो उस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर पूनम के घर का नंबर भी नहीं था, सिर्फ ऑफिस का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। मीना आंटी के साथ मैं भी घर चली आई। मैंने सोचा शाम को जाकर मीना आंटी के घर मैं पता करूंगी उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने के बजाय मिठाई का डब्बा भी लेकर चलूं। आखिर को उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए। मैंने करीबी बेकरी से 1 किलो मिठाई ली और मीना आंटी के घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर दस्तक देते ही मीना आंटी ने यूं दरवाजा खोला जैसे वह मेरे इंतजार में ही बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक भर आई। भगवान की कृपा है तुम आ गई हो। मेरी बहू अभी तक अपने कमरे में ही है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं उसे तसल्ली भी दूंगी और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो भी मैं हाजिर हूँ। इतना कहकर मैं अंदर आई, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बहू के कमरे में दाखिल हुए, उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया। लगता था जैसे वह उसे सबसे छुपा रही हो, पूरी दुनिया को दिखाना भी नहीं चाहती हो। मैं हैरान थी, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश को 10-12 घंटे बीत चुके थे। इतने में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना आंटी ने जाकर दरवाजा खोला तो उसका बेटा घर आ गया था। मीना आंटी ने अपने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा, मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपने तो कहा था हफ्ते बाद की तारीख है, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया? वह कहता अंदर आया। मैंने भी उसे मुबारकबाद दी। वह मुझसे 2-4 बातें करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लग रहा था और बेचैन भी लग रहा था। बोला कि दाई, आप नाराज मत होना, लेकिन अभी मुझे अपने पत्नी के पास जाना है। मुझे क्यों नाराज होना बेटा? भला ये तो तुम्हारी खुशी का दिन है। जाओ उसे मुबारकबाद दो और अपनी खुशियाँ मनाओ। बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। हाँ हाँ, आप भी आइए, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वे दोनों कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उसके लड़के की पत्नी का मुंह इस तरह बना हुआ था जैसे कि उस बच्चे को नहीं बल्कि किसी जानवर को जन्म दिया हो। तुम लोग क्या बार बार बच्चे देखने कमरे में आ जाते हो? आप भी यहाँ से चले जाएं। ये मेरा बच्चा है। उसे 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूंगी दिखाऊंगी और जिसे नहीं चाहूंगी नहीं दिखाऊंगी। ये क्या बात हुई? क्या हो गया है तुम्हें? खुशी का मौका है, लाओ मेरे बेटे को चेहरा दिखाओ। मैं बहुत बेचैन हूँ। ऐसे मत करो, मुझे मत तड़पाओ। इतना कहकर उसके पति ने हाथ आगे बढ़ाया तो लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर उसने बच्चे को बाजू में छुपा लिया, जबकि वह लड़का हक्का बक्का उसे देखने लगा। मैं भी हैरान परेशान थी। बेटी, हम अपना पोता देख कर रहेंगे। तुम हमें उसे देखने से रोक नहीं सकती। हमारा हक है उसे देखने का। ये कहकर मीना आंटी भी आगे बढ़ गई, मगर उस लड़की ने तो बड़ी ही बदतमीजी से उसका हाथ दोबारा पीछे झटक दिया था। लेकिन अब दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे।
लड़के ने किसी तरह अपनी बीवी से वह बच्चा छीन लिया और उस पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे से भी हवाइयां उड़ गई, जबकि लड़की का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर लड़का नीचे जमीन पर बैठ गया, जबकि लड़की के आंखों से भी टप टप आंसू गिरने लगे थे, जैसे वह कब से अपने आंसुओं को रोक कर बैठी है। मीना आंटी भी आगे बढ़ी, उसने भी बच्चे को देखा। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, एक मैं ही रह गई थी। मैंने भी बच्चे को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस टाइम मीना आंटी का चेहरा याद आ गया, जो कि बालों से भरा हुआ था। मीना आंटी ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू उसे हर टाइम यही कहती है कि माँ, तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती। तुम बहुत ही गंवार लगती हो, तुमने कभी अपने चेहरे की भी सफाई नहीं की। तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपने दोस्तों को नहीं मिलवा सकती और नहीं बता सकती कि मेरी सास है, ये मेरे पति की माँ है। जबकि अब पैदा होने वाले बच्चे का चेहरा किसी जानवर की तरह था और उसके पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। ये देखकर मीना आंटी को अपनी सास से की हुई बदतमीजी याद आने लगी थी, लेकिन अब उस बात का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भगवान का श्राप अब उस सूरत में उसे मिल चुका था। मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन ये सब देखकर एक बात मैं समझ गई थी कि मजबूर औरत की शराब जरूर भगवान सुनता है। तो उसकी सास की शराब लगती है तो कभी भी किसी ऐसी बेबस औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जिसकी शराब भगवान को भी हिला दे। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी मोहल्ले के कुछ बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। सब मुझसे कहने लगे, इसे हाथ मत लगाना, ये अपनी माँ की तरह नापाक है। अगर हम इसे छुएंगे तो हमारे हाथ भी नापाक हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ नापाक नहीं है। मैं जोर से चिल्लाया। एक बच्चा बोला, मेरे पापा कहते हैं तुम्हारी माँ एक तवायफ थी, तुम एक तवायफ के नाजायज औलाद हो। वहीं पर फिर दूसरा बच्चा भी बोला, मेरे पापा भी कहते हैं तुम्हारी माँ एक तवायफ औरत है। एक दूसरा बच्चा बोला, तवायफ औरत के बच्चे का कोई भी दोष नहीं होता। सब बच्चे मुझ पर ही हंस रहे थे। एकदम मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। आसपास देखा, कोई भी नहीं था सिवाय मेरी बीवी के। नाइट बल्ब से धीमी सी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ पलों बाद जब मैं होश में आया तो मुझे एहसास हुआ ये सपना था। मैं पानी पीने की प्यास महसूस की और गिलास उठाया। गिलास की आवाज से मेरी बीवी की आंख खुल गई। बोली, सब ठीक तो है, इस टाइम क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहकर मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन से छूकर चला गया। दिल को बहुत तसल्ली महसूस हुई। मैं इस सपने के बारे में सोचने लगा। ये सपना नहीं था, एक हकीकत थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच था, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता था। आज बरसों बीत जाने के बाद भी मेरे बचपन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। जब बच्चे मुझसे कहते तो मैं भागा भागा घर आता और घर आकर कुंडी लगा लेता। सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आ जाते। जब आवाजें आनी बंद हो जाती तो मैं धीरे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांकता और फिर उसी खिड़की में बैठकर माँ का इंतजार करने लगता। एक कमरे की छत हमारा घर था, जिसमें अपनी माँ के साथ में रहा करता था। माँ क्या काम करती थी, कहाँ जाती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस वे जाने से पहले इतना कहकर जाती थी, मेरे आने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। जब वह घर आती तो मैं माँ से कई सवाल करता, माँ तुम कहाँ गई थी? फिर माँ को बताता, माँ आज फिर बच्चों ने आपको नापाक बोला है। माँ आप मुझे बताती क्यों नहीं? सब आपको नापाक औरत क्यों कहते हैं? मेरे पूछने पर माँ कहती, तुम किसी की बातों का ध्यान न दिया करो। और तुम्हें कौन कहता है घर से बाहर निकलो? मैं तुम्हें मना करके जाती हूँ। मैं कहता, माँ मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ और माँ गली में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब कहते हैं कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। माँ नापाक क्या होता है? मेरे पूछने पर माँ मुझे अक्सर डांट दिया करती थी और कहती, कोई नापाक नहीं है तू, तू तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। फिर माँ से कहता, आप ऐसा करो, मुझे अपने साथ काम पर ले चलो, मैं भी वही काम करूँगा जो तुम करती हो।
माँ कहती, नहीं तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते, वह जगह बहुत गंदी है। तो मैं कहता, माँ तुम ऐसी गंदी जगह पर काम क्यों करती हो? छोड़ दो ना ऐसी गंदी जगह पर काम करना, फिर तुम्हें कोई नापाक भी नहीं कहेगा और मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। तो माँ कहती, कोई भी शौक से गंदी जगह पर काम नहीं करना चाहता। मेरी मजबूरी है, हाँ, मगर बहुत जल्दी हम ये गली छोड़कर चले जाएंगे किसी दूसरी जगह जहाँ तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। मैं अक्सर माँ की बातों को समझ नहीं पाता था। एक शाम ऐसा हुआ, एक आदमी गाड़ी लेकर आया और माँ उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और बाहर से दरवाजा बंद कर गई। मैं खिड़की में बैठकर माँ का इंतजार करने लगा और वहीं बैठे सो गया। जब आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। मेरी माँ फिर से तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। आज मैंने दिल में सोचा, मैं माँ का पीछा करूंगा, वे जगह जरूर देखूंगा जहाँ मेरी माँ काम करती हैं और फिर मैं चोरी से माँ के पास चला जाया करूंगा। जब माँ घर से बाहर निकलती तो मैं माँ के पीछे निकल पड़ा और माँ का पीछा करने के बाद मैंने जो देखा था, उसके बाद कभी मेरे कदम घर की तरफ नहीं गए थे। हाँ, मैं घर से भाग आया था। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा था और गिरते ही बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद जब लोगों ने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ, तो मैं सहम सा गया था। अभी लोग मेरे चेहरे को पढ़ रहे थे कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। एक आदमी ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मेरे मुंह से निकला, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मैंने एक पल में ही अपनी जिंदा माँ को मार दिया था, उसके 10 साल प्यार को भुला दिया था। जब लोगों ने सुना मेरी माँ मर चुकी है और मैं लावारिस हूँ, तो लोगों ने मुझे चाइल्ड होम पहुंचा दिया था, जहां पर मेरी उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे थे। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए थे और कोई भी मुझे ये नहीं कहता था मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। यहाँ मैं भूल गया था कि मेरी कोई माँ भी है। जबकि सब बच्चों में बड़ा था, मुझे सब बच्चों का इंचार्ज बना दिया गया था। मैं पूरी ध्यान से काम करने लगा। कुछ साल तो ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया, मेरी अच्छाई की वजह से मुझे मेरे चाइल्ड होम का मैनेजर बना दिया गया। मालिक के ना होने पर मैं सारा काम देखता था। मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश था, मुझे अपना बेटा मानता था। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं शादी के बंधन में बंध गया। मेरी उमा से शादी हो गई। मेरी उमा से मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। ये और चाइल्ड होम के असली मैनेजर से ये पार्टी रखी गई थी। वह बहुत ही सखी दिल इंसान था। उसने सारे प्रोग्राम का काम मेरी देख रेख में हो रहा था। सारी सिक्योरिटी मैं खुद देख रहा था। एक कर्मचारी ने मुझे जाकर कहा, बाहर एक लड़की खड़ी है और उसका कहना है कि वह एक फैशन डिजाइनर के साथ है। वह कुछ काम की वजह से लेट हो गई है। वह वर्कर से कहा, चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। जब मैंने पहली बार उमा को देखा था, वह बहुत घबराई हुई थी और पिंक कलर के सूट पहनी हुई खड़ी थी और वहां पर खड़े 2-4 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वह उनकी नजरों से बचने के लिए खुद से सिमटी जा रही थी, बार बार सर पर दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब मैं उसके पास गया था तो लोगों की नजरों का लिहाज बदल गया था। फिर उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और मेरे साथ चलते हुए अंदर तक आई थी। फिर मुझे थैंक्स बोलते हुए दुल्हन के कतार में चली गई थी, जहां पर सब दुल्हनें तैयार हो रही थी। मैं कुछ देर उस जगह पर खड़ा था, फिर अपने काम में लग गया। हाँ, मगर आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी औरत के बारे में रुक कर सोचा था, वरना मुझे औरत नाम से नफरत थी। और दूसरी बार उमा से फोन पर बात हुई थी, कुछ पेमेंट करना बाकी था। इस सिलसिले में मैंने दोबारा कॉल की थी। वह कॉल उमा ने रिसीव की थी। शायद उसमें खुदा की कोई मर्जी शामिल थी। जो दूसरे दिन उमा एक लड़की के साथ मेरे ऑफिस में आई थी, न जाने मैं इतना खुश क्यों था। मेरी ये खुशी मेरी आंखों से बयां हो रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। उमा ने अपनी जिंदगी का हर सच मुझे बता दिया था। मैं बेचैन रहने लगा। तब तक अपने दिल की बात उमा से ना शेयर कर लेता, दिल को सुकून न मिलता था। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई थी, पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ उमा का भी यही हाल था। जब उमा ने अपने दिल का हाल बताया तो मैं खुशी से झूम उठा था। फिर हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। मैंने उमा को सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी हाल में भी उमा को ये नहीं बताना चाहता था कि मेरी माँ एक तवायफ थी। आप अभी तक सोए नहीं? उमा ने चुपके से आकर मेरे कंधों पर हाथ रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस लौट आया। उमा ने कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उमा ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं तो उमा, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? लेकिन उमा बोली, हमारी शादी को अब 2 साल हो गया है।
मैंने उन दिनों में नोट किया, आप अक्सर नींद में बेचैनी से करवटें बदल रहे होते हैं, जैसे आपने कोई बहुत भयानक सपना देख लिया हो। मैं एकदम घबरा गया, कहीं उमा को मेरे बीते हुए कल के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर मुझे ये सोचकर बहुत तसल्ली हुई, उमा कैसे जान सकती थी, जबकि मेरी जिंदगी का ये राज सिवाय मेरे कोई और नहीं जानता था। इस वाक्य को दूसरे दिन अचानक मेरी रात में आंख खुली, मैंने देखा उमा बिस्तर पर नहीं थी। मुझे बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने देखा उमा किसी से फोन पर बात कर रही है। उमा कह रही थी, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। पहले मैं आपके मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहकर उमा ने कॉल काट दिया था। उमा के कमरे में आने से पहले मैं आंखें बंद करके लेट गया। उमा भी चुपके से आकर लेट गई। मैंने महसूस किया उमा एक पल के लिए सोई नहीं थी। दिल चाहा उमा से पूछूं क्या बात है, कौन है वह जिसके लिए इतनी बेचैन है। फिर सोचा नहीं, कल जब जाएगी तो खुद ही बताएगी। दिल में ख्याल आया, उसने तो कहा था इसका दुनिया में कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई न बहन। तो फिर आज किसके लिए वह रात भर सोई नहीं। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। नहीं, मेरी उमा ऐसी नहीं है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, अपनी जिंदगी का हर राज बताया है। कई सवालों में उलझे उलझे सुबह हो गई। मैं इंतजार में था, उमा मुझे बताएगी, लेकिन उमा ने मुझे कहा उसे बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है, शाम तक लौट आऊंगी। मैं उमा पर शक करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उमा के बुटीक में फोन किया तो पता चला उमा बुटीक पर नहीं है। उमा किसी और से मिलने गई थी, वह भी मुझसे झूठ बोलकर। आखिर किससे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अब गलत रास्ते पर जा रहा था, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था। घर वापस आने पर उसने बताया कुछ दिन और बुटीक जाना है, कुछ पुराने कस्टमर है, वे सिर्फ इसी से अपना ड्रेस सिलवाते हैं। मैंने उमा को जाने से नहीं रोका, मगर दिल में फैसला किया कि उमा के पीछे जाऊंगा और देखूंगा वह किससे मिलने जाती है। दूसरे दिन मैंने उमा का पीछा किया था। उमा ने बाजार से थोड़े फल फ्रूट खरीदे थे, कुछ मेडिसिन भी लिए थे। रिक्शा से उतरकर एक गली में गई थी। कुछ घर छोड़कर उमा एक घर में दाखिल हो गई थी। उसे मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए या बदकिस्मती। उमा दरवाजा खुला छोड़ गई थी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो खिड़की के पास मेरे कदम रुक गए। अंदर से उमा के रोने की आवाज आ रही थी। उमा कह रही थी, मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी नहीं बताया, लेकिन बहुत हो गया। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, भले दुनिया कुछ भी कहे। भले ही आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन आपने मुझे बड़ा करके इस काबिल बनाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मेरी माँ नहीं हो। मैं बस इतना जानती हूँ, वो बोल रही थी और मेरे पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं उमा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। कमरे से आने वाली दूसरी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। कान लगाकर सुना तो दूसरी औरत कह रही थी, उमा तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। एक ऐसी बदनाम माँ जिसकी वजह से उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें भी गलत निगाहों से देखें और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। उमा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती आ रही हो। उमा, मेरे आंसुओं की वजह कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी, वह घर पर नहीं था। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुसाफिरों की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने खुद आकर मुझे गिरने से बचाया था, वे हाथ किसी और के नहीं, मेरे माँ के थे। मेरे कानों में मेरी पहली आवाज मेरी माँ की टकराई थी, बेटा संभल कर। दूसरी आवाज मेरी पत्नी की थी, वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे। उसके बाद मुझे हर आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। तो बस एक आवाज और थी, मेरे जमीर की, जो कह रहा था मेरी नापाक माँ नहीं है और ना कभी नापाक थी। मैं रो रहा था, मेरे साथ मेरी जन्नत थी। कोई उसे कहे कि मैं उसका बेटा हूँ, अगर मेरे पास होता तो मैं उसे सच सच बता देती। उमा, मैं एक नापाक औरत जरूर थी। मैंने एक कोठे पर ही जन्म लिया था, लेकिन मेरा बेटा नाजायज नहीं था। मैंने उसके बाप से छुपकर शादी कर लिया था। फिर टाइम आने पर उसके बाप ने मुझे ये कहकर धोखा दे दिया कि उसके समाज में एक नापाक के लिए कोई जगह नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उससे शादी करके मैंने ये बात उससे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो सब ने मुझे बुरा भला कहने के बजाय खुशी मनाई। सब खुश थे, उनके कोठे पर एक और लड़की की पैदाइश होने वाला है।
सब लड़की होने की दुआएं करने लगे, लेकिन उमा मैं रोज खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती कि ए खुदा मुझे बेटी नहीं देना, मैं अपनी औलाद को तवायफ बनते नहीं देख सकती थी। मेरी माँ तो मुझे पैदा करके मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। फिर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली थी और मुझे बेटा दे दिया था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन कोठी पर सब मुझसे नफरत निगाहों से देखने लगे थे, क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद मेरी लापरवाही की वजह से मेरा फिगर नाचने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए मैंने नाचना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब कोठी पर नहीं रहूंगी। मेरे एक चाहने वाले ने मुझे एक मकान दिया। मैं अपने बेटे के साथ उधर रहने लगी, लेकिन पेट की प्यास बुझाने के लिए मुझे कोठी पर जाना पड़ता। मेरा कोई ग्राहक आता तो मुझे थोड़े पैसे मिल जाते। यूं कई साल बीत गए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था, सब कुछ समझने लगा था, मुझसे बहुत सवाल करता। मैं हर सवाल पर उसे डांट दिया करती थी। उमा, उन्हीं दिनों तेरी माँ को कोई कोठी पर बेच गया था। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई की थी। कोठी के मालकिन ने सिर्फ इसलिए तेरी माँ को खरीदा था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। कोठी की मालकिन ने सारी चेकअप के बाद तेरी माँ को खरीदा था। वह जान गई थी तेरी माँ के पेट में लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने से थी। मैंने उसे बहुत समझाया था अब अपने घर लौट जाए, लेकिन नहीं मानी और मुझसे वादा करवा लिया अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें इस दलदल से बचा लूंगी। मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना किया था। वह मेरी बात मान भी गई थी, लेकिन वह चाहती थी कि तेरे पैदा होने के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं गायब हो जाऊं। इसलिए मैंने एक आदमी को अपने प्लानिंग में शामिल करके वहां से तुझे लेकर भाग आई थी। ये घर भी देख लिया था जहां तुझे छुपाकर रखना था। तेरी पैदाइश से 2 महीने पहले मैं घर लौटी तो मेरे घर पर मेरा बेटा नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा, गली गली में ढूंढा, सब बच्चों को पूछा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला था। सब कहने लगे एक बेटा कब तक बर्दाश्त करता कि वह एक तवाइफ का बेटा है, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया है। मैं कैसे बता सकती थी? मैं जैसी भी हूँ, एक माँ हूँ और मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी जान था, मेरा सब कुछ था, लेकिन इस जालिम समाज ने उसे मुझसे छीन लिया था। लेकिन दुनिया वाले कब ये समझते हैं उनके नजदीक एक तवायफ कोई वजूद नहीं होता, फिर भले वह एक बहन हो, एक बेटी हो या फिर एक माँ हो। तेरी पैदाइश वाले दिन कोठी पर बहुत सा नाच गाना हुआ। सब तुम्हें हाथों हाथों लिए रहते थे। कोई कह रहा था तू बड़ी होकर कमाल की नाचने वाली बनेगी, कोई कह रहा था तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है। लेकिन उन सब के दरमियान कोई था जो तेरी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहा था। वह तुम्हारी माँ थी। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले करते हुए कहा था, मेरी उम्मा को इस जालिम दुनिया से बचा लो। बाजी, मैं अपनी गलती का सजा अपने मासूम सी नन्ही को नहीं देना चाहती। मैंने तो तुम्हारी माँ को भी साथ जाने को कहा था, लेकिन वह नहीं मानी थी। बोली मैंने घर से भागकर अपनी माँ का दिल दुखाया है, अब मैं अपनी उम्मा से दूर रहकर अपनी गलती का एहसास करूंगी। उस दिन के बाद तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक हुआ होगा मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ उस दिन के बाद मैं कभी उस तरफ पलट कर नहीं गई थी और यहाँ इस घर में आकर रहने लगी हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था। अंदर से आवाज आना बंद हो गई थी, सिवाय सिसकियों की आवाजों ने मेरे अंदर कुछ टूटा बहुत जोर से। मैं एक अपाहिज मुसाफिर की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने खुद आकर मुझे गिरने से बचाया था वह हाथ किसी और के नहीं, मेरे माँ के थे। मेरे कानों से पहले आवाज टकराई थी, बेटा संभल कर, और दूसरी आवाज मेरी पत्नी की थी। वह कह रही थी आप यहाँ कैसे? उसके बाद मुझे हर आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ एक आवाज, वह मेरे जमीर की थी जो कह रहा था मेरी माँ नापाक नहीं है और ना नापाक थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी भी रो रही थी। मैं रोते हुए माँ के कदमों में जा गिरा और चीख चीख कर कहने लगा कि माँ, मैं वही बदनसीब तेरा बेटा हूँ जो तुझे छोड़कर चला गया था। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं रो रो कर सिर्फ वही बात कहता रहा कि मेरी माँ तवायफ नहीं है और मेरी माँ नापाक नहीं है। मेरी माँ सिर्फ जन्नत है और सिर्फ मेरी जन्नत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।